कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं या पेमेंट हैं जो आपको कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अलाउ नहीं होंगे सेक्शन 40A। जैसे पेमेंट टू रिलेटिव या रिलेटेड पर्सन, आप अपने किसी रिलेटिव को फालतू के खर्चे देते जा रहे हो और अपने P&L में लिखते जा रहे हो, वो अलाउ नहीं है। इफ द assessee incur any expenditure and payment has been given to any person mentioned below and such expenditure is excessive or unreasonable having regard to fair market value of the goods, services or facility, तो जितना भी ये एक्सेसिव या अनरीजनेबल है वो अलाउ नहीं होगा। मिस्टर एक्स ने माल खरीदा बिजनेस में अपने भाई से 5 लाख रुपए का, जबकि मार्केट में वैल्यू 3 लाख है, तो 2 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। तो कौन कौन है ऐसे लोग जिनसे डीलिंग करने पे इन बात का ध्यान रखा जाएगा? रिलेटिव हो, इंडिविजुअल के हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, डिसेंडेंट, मतलब जो रिश्तेदारी में आपके पापा, दादा, ये सब, और बाद में बच्चे होते वगैरह, ये सब। इफ एसएससी इज एन कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई और हिंदू इंडिविडेड फैमिली, तो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर वगैरह ये सब कुछ, और इन सब के रिलेटिव भी। इफ एनी पर्सन मेड पेमेंट टू एनी अदर पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ एसएससी, मतलब 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा है उसको दिया है इनडायरेक्टली रूट से, तो भी डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे एबीसी ने 5 लाख रुपए दिए XYZ को, XYZ के 20% शेयर है, तो इसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आप पेमेंट करते हैं 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में, तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। If assessee has incurred any revenue expenditure or capital expenditure and the payment or aggregate of payment made to a person with regard to such expenditure on single day, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट, बताए जरूरी नहीं है एक बार में, एक बार से ज्यादा में भी पेमेंट करी, एक ही आदमी को पेमेंट करी है और 10,000 से ज्यादा एक दिन में पेमेंट करी है, और अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी है, तो ये खर्चा आपको डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा का पूरा खर्चा। अगर आपका काम फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियर्स है, उसके लिए पेमेंट करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो 35,000 रुपए की लिमिट है 10,000 की जगह। जैसे एबीसी लिमिटेड ने 65,000 कैश में दिया, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा पूरा 65,000। मिस्टर एक्स ने पेमेंट करी 11,000 बियरर चेक से, डिसअलाउड हो जाएगा पूरा 11,000, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट करी 10,050 रुपए क्रॉस चेक से, अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगी क्योंकि अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। एबीसी ने पेमेंट करी 35,000 बाय अकाउंट पे ही चेक, पूरा खर्चा अलाउड है। 1 करोड़ रुपए खर्च कर दो, अलाउड है, अगर वो अलाउड एक्सपेंसेस की मतलब जो कंडीशन है उसे फुलफिल करता है। मिस्टर एक्स ने सैलरी दी है 15,000 क्रॉस चेक से, डिसअलाउड हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड ने 32,000 कैश दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड होगा, 35,000 तक की लिमिट है। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किया है 75,000 रुपए का 1 जनवरी को प्रीवियस ईयर में, पेमेंट करी है 60,000 रुपए की 3 जनवरी को, अकाउंट पे ही चेक से 8,000 रुपए दिया है 3 जनवरी को, तो टेंशन नहीं है, 10,000 रुपए तक की पेमेंट है, और 5 जनवरी को किसी और दिन 7,000 दिया तो सारा खर्चा अलाउड हो जाएगा। एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में। मिस्टर एक्स ने माल खरीदा 8,000 का और 5,000 रुपए का 2 अलग अलग बिल में मिस्टर वाई से, और पेमेंट 13,000 रुपए एक साथ एक ही दिन कर दी, अलाउड है, क्योंकि हमारा जो है एक ही चीज के लिए, एक ही पर्पस के लिए एक बिल है, वो दूसरा बिल अलग अलग है, कोई बात नहीं, अगर एक ही बिल होता तो अलाउ नहीं होता। मिस्टर एक्स ने परचेज किया 15,000 रुपए का माल, एक ही बिल है, लेकिन पेमेंट 7,500 एक ही दिन 2 अलग अलग टाइम पर करी, तो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा पेमेंट होगी एक दिन में, तो उन सबको टोटल करके देखा जाए।
मिस्टर एक्स ने 29,000 रुपीज का खर्चा किया, पेमेंट सारी कैश में करी, एक ही दिन में अलग अलग, तो ये 29,000 रुपए क्योंकि 10,000 से ज्यादा है तो डिसअलाउड हो जाए। ठीक है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि मतलब 10,000 से ज्यादा का खर्चा लेकिन अलाउ हो जाएगा। क्या है एक्सेप्शन? आप बैंक में जाकर पैसा जमा करा रहे हो, LIC को पेमेंट कर रहे हो, तो भैया बैंक में तो कैश ही जमा कराओगे, या ऑनलाइन भी कर सकते हो लेकिन कैश भी तो बैंक में जमा करा सकते हो। आप ऐसे गांव में पेमेंट कर रहे हो जहां बैंक ही नहीं है। ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर वर्क के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, वहां पर कैश अलाउड है, उससे रिलेटेड और चीजें हैं अलाउड है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, किसान विसान होते हैं। अब कोई गरीब आदमी है, उसे आप पेमेंट कर रहे हो, उससे कहो जी मैं तो चेक दूंगा, वो कहाँ से बेचारा चेक वेक के चक्कर में पड़ेगा। फिर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन कॉटेज इंडस्ट्री, तो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। Where the payment is made by transferring fund from one bank to another, और पेमेंट इज मेड बाय एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तो ऑनलाइन पेमेंट ही हो गई, ये तो अलाउड होगी। ये पेमेंट इज मेड बाय टू द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट और इज फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, ग्रेचुटी वगैरह का पैसा दे रहे हैं तो 50,000 रुपए तक के वहां पर अलाउड हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन स्ट्राइक है या बैंक हॉलीडे है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिसअलाउंस इन रेस्पेक्ट फॉर द प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन अलाउ नहीं है आपको, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं होता ऐसे। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर प्रोविजन मेड बाय एसएससी और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अनलेस द ग्रेचुटी फंड इज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाउएवर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी शैल बी अलाउड इफ बिकम पेबल टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कह रखा है कि अगर या तो अप्रूव्ड फंड, अगर अप्रूव फंड नहीं है और इस साल पेमेंट हो रही है तो भी अलाउड हो जाएगा। इफ ग्रेचुटी बिकम पेबल ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड पार्ट ऑफ सेम इज पेड एंड रिमेनिंग पार्ट इज क्रेडिटेड फॉर द पेमेंट इन द नेक्स्ट ईयर और ईयर्स, देन सच प्रोविजन कैन बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कुछ पेमेंट अभी कर दी, कुछ आगे पेमेंट करना है तो प्रोविजन आप लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। नॉन स्टेचुरी या अनरिकॉग्नाइज फंड है तो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउड। कोई भी एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, डिसअलाउड है। आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, बोनस शेयर दे रहे हो, डिसअलाउड। डिविडेंड दे रहे हो, डिसअलाउड। कोई प्रोविजन बना रहे हो बिना किसी लायबिलिटी के, डिसअलाउड। पर्सनल एक्सपेंसेस, डिसअलाउड। इलीगल एक्सपेंसेस, डिसअलाउड। एक्सपेंसेस बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, डिसअलाउड। कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, डिसअलाउड। पेनल्टी, फाइन और ब्रीच ऑफ लॉ, डिसअलाउड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है। हाँ, पार्टनर के लिए 12% तक अलाउड है। सैलरी टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड है, हाँ पार्टनर के लिए लिमिट तक बुक प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वहां तक अलाउड है। फ्रिज बेनिफिट टैक्स डिसअलाउड। एक्स्ट्रा पेमेंट टू रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन, डिसअलाउड। नॉन स्टेचुरी फंड में पैसा जमा किया, डिसअलाउड। ड्रॉइंग्स, डिसअलाउड। इनकम टैक्स, डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन टू पे इनकम टैक्स, डिसअलाउड। वेल्थ टैक्स, डिसअलाउड। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि ये खर्चे हमारे डिसअलाउड होते हैं। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद एसेट विच आर पार्टली इन यूज ऑफ द बिजनेस एंड पार्टली यूज पर्सनल। सपोज आप एक घर में बिजनेस कर रहे हैं, 50% घर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है, 50% बिजनेस पर्पस के लिए। तो जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप 80% रेजिडेंशियल यूज करते हैं तो 80% डिसअलाउड हो जाएगा। डिडक्टिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो हमें पता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एडिशनल इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये पर्सनल लायबिलिटी माना जाता है।
लेकिन जीएसटी जो है, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब अलाउड है, इनमें कोई टेंशन नहीं। इफ इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल इनकम टैक्स, ये अलाउ नहीं होगा खर्चा, लेकिन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड। इंटरेस्ट हैज बीन पेड फॉर लोन टेकन ऑफ जीएसटी अलाउड है। इफ देयर इज एनी इनकम टैक्स रिफंड, ये टैक्सेबल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले अलाउ भी नहीं था तो अब भी नहीं होगा, तो इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्सेबल नहीं होगा, उसे भी आप पीएनएल से हटा दीजिए। लेकिन रिफंड ऑफ जीएसटी आएगा, क्योंकि आपने पेमेंट ऑफ जीएसटी को भी कंसीडर किया है। इफ एनी इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड इन कनेक्शन विद इनकम टैक्स रिफंड और जीएसटी रिफंड विल बी कंसीडर्ड एज इनकम। इनकम टैक्स रिफंड मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा। Interest from income tax refund shall be taxable under that other sources, but interest from refund of GST will be taxable as a business income. If any person has paid any fine or penalty in connection with income tax GST, it will not be allowed. तो GST वगैरह पर पेनल्टी अलाउ नहीं होगी। Income under section 41. In general, a person cannot have income under that business profession without business profession. मतलब आपका बिजनेस होना चाहिए तभी तो आपकी इनकम होगी। लेकिन कुछ सेक्शन है, ये कहते हैं कि सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस प्रोफेशन इवन इफ द असेसी डू नॉट हैव एनी बिजनेस प्रोफेशन। वो क्या सिचुएशन है? रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। As per section 41 subsection 1, if any assessee has debited any amount to the P&L account and subsequently it was recovered by him, it will be considered to be the income under that business profession, जहां पर जिस साल में उसको ये मिला होगा, चाहे वो ईयर में बिजनेस चलता है या नहीं। जस्ट लाइक बेड डेट्स रिकवर्ड, आप ऐसा मानो बेड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं कि आपने बिजनेस किया, बेड डेट्स रिचार्ज कर दिए, अब वो रिकवर हो गए, तो बिजनेस है या नहीं वो टैक्सेबल होगा। ऐसे ही बेड डेट्स के अलावा कोई और खर्चा है, आपने पीएनएल में लिख दिया, लेकिन बिजनेस बंद होने के बाद में वो पैसा आपको वापस मिल गया उस खर्चे का, तो वो इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने 20,000 रुपए पीएनएल में डेबिट करे म्युनिसिपल टैक्सेस के, लेकिन बाद में पता चला कि 3,000 रुपए का रिफंड आ गया, तो ये जो इनकम मानी जाएगी बिजनेस प्रोफेशन की, जो भी मिला है पैसा, वो इनकम मानी जाएगी। इफ अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड बाय द सक्सेसर ऑफ बिजनेस, तो इनकम सक्सेसर की मानी जाएगी। सक्सेसर मतलब बिजनेस बिक गया, अमेलगमेशन हो गया, एक नई कंपनी ने खरीद लिया, एक बिजनेस दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया। दूसरी सिचुएशन है इसमें बैलेंसिंग चार्ज, सेल ऑफ कैपिटल एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया आपने, या बैलेंसिंग चार्ज है, या बेड डेट्स रिकवर हो गए। बैलेंसिंग चार्ज हम देखते हैं कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, तो जब हम एसेट को बेचते हैं तो अप टू द कॉस्ट जो प्रॉफिट होता है उसे हम बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में। मैं आपको याद दिलाता हूं हमने क्या पढ़ा था बैलेंसिंग चार्ज में। स्ट्रेट लाइन मेथड था पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए कि सपोज कॉस्ट है 20,000 और WDV आ गया 12,000। अब अगर हमने इसे 15,000 में बेचा है, सेलिंग प्राइस है, तो जो प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग चार्ज होकर बिजनेस की इनकम माना जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बैलेंसिंग चार्ज होगा तो चाहे बिजनेस बंद हो गया तो भी वो बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस की इनकम माना जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को बेचते हैं तो जितने में बेचा सारा का सारा अप टू द कॉस्ट बिजनेस इनकम होता है, क्योंकि उसकी WDV 0 हो चुकी है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल होगा, और बेड डेट्स रिकवर्ड भी टैक्सेबल हो जाएंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ हमारा जो बिजनेस है, इन केस हमारा जो रिसीट बेसिस पर अगर हमारी इनकम होती है तो हमारा बिजनेस बंद हो गया सपोज, और कोई अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस हैं, लेकिन स्पेकुलेशन लॉस नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और वो पिछले साल हुआ, लेकिन अब बिजनेस हमारा नहीं है और वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो इट वुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर द सेक्शन even in after the expiry of 8 years।
तो ये कह रखा है कि जो सपोज आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाए, अब ये वाली आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। 8 साल खत्म हो गए तो भी, क्योंकि बिजनेस बंद होने की वजह से वो ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी। अब एक सेक्शन 43A है जो कहता है चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। सपोज आपने फॉरेन करेंसी में लोन लेकर कोई एसेट खरीद ली, अब आप रीपेमेंट कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, तो आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसका क्या करेंगे। द सेक्शन प्रोवाइड दैट वेयर एन असेसी हैज एक्वायर्ड एनी एसेट फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड ड्यू टू चेंज देयर आफ्टर द एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसी there is increase or decrease in the liability of the assessee at the time of making the payment toward the whole or part of the cost of asset or toward the repayment of loan। तो हम जब रीपेमेंट कर रहे हैं उस समय हमारे को जितना सोचा था उससे कम या ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सपोज हमने लोन लिया 5 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी में, मतलब डॉलर में, लेकिन उसे कन्वर्ट करके 5 लाख रुपए हुए और आपने एसेट खरीद लिया, एसेट 5 लाख की दिखा दी, लेकिन जब रीपेमेंट करने लगे तो पता चला 5 लाख की बजाय 6 लाख देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया गिर गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप को कुछ वैल्यू करते हुए किन बातों का ध्यान रखना ये देख लेते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, वो जो एक्चुअल कॉस्ट है जितने में आपने लिया वो चेंज हम कर देंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था साइंटिफिक रिसर्च पर, या प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग था, या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन करेंसी में आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द एसेट अलोंग विद इंटरेस्ट इफ एनी द फॉलोइंग वैल्यू मे बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी में चेंजेस होंगे तो आप इन सब की चीजों की वैल्यू में भी चेंजेस कर देंगे। सेक्शन 43B ये कहता है कि आपको कुछ पेमेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। अगर आपको ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, चाहे आप ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, फिर भी हम आपको ड्यू बेसिस पे इन खर्चों की छूट नहीं देने वाले। सेक्शन 43B कहता है, ये क्या कहता है, इफ एनी एसेसी हैज मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम, मतलब एक्रूअल सिस्टम, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम ये कुछ खर्चे हैं अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पर है तो भी हम पेमेंट बेसिस पर ही आपको ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही इन खर्चों को अलाउ करने देंगे। ये खर्चे क्या हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमें कोई टैक्स वगैरह कुछ भी दे रहे हो तो भैया जब असली में टैक्स दे दोगे तभी हम आपको खर्चा अलाउ करेंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में या सुपर एनुएशन फंड में, तो आप जब जमा करा दोगे तभी हम आपको खर्चा अलाउ करेंगे। याद रखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। और हमने जब हम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था ये सारी जो खर्चे हैं ना 43B के, ये सब खर्चे आपको अलाउ हो जाते हैं अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले ये खर्चे कर देते हो। लेकिन हमने ये पढ़ा था एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन आप एम्प्लॉय से लेकर काट लेते हो वो आपकी इनकम हो जाती है और वो जब आप पेमेंट करते हो तो आपको अलाउ होता है, लेकिन उसके लिए ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए ये बात थी कि भैया उस रेस्पेक्टिव एक्ट की ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी है आपको। जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पीएफ का है तो हमने बात करी थी अगर उसकी 15 दिन बाद ड्यू डेट है तो 15 दिन से पहले पेमेंट करोगे तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फाइनल 1 साल बाद जो हमारा अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट होती है उससे पहले जमा करा दिया तो अलाउ हो जाएगा। बोनस कमीशन या लीव सैलरी का पैसा आप पेमेंट करेंगे तो ये अलाउड होगा। आपने लोन लिया हुआ है, लोन किससे लेते हो आप? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वगैरह से लोन लिया है तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इनका पैसा भी आपको तभी डिडक्शन मिलेगी जब आप एक्चुअल में जमा करा दोगे। आपका कोई रेलवे का पैसा है तो उसका भी पेमेंट कर दोगे तो ये आपको छूट मिलेगी। एनी सम पेबल बाय एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या और systematically important non-deposit taking non-banking financial company in accordance with the terms and condition of the agreement governing such loan or borrowing if the payment is made after the last date of filing of return, तो जिस साल पेमेंट करा वही होगा। तो इसका मतलब हमने इन सब केसेस में क्या देखा, क्या पढ़ा कि भैया अगर गवर्नमेंट को पैसा देना है
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय के पीएफ, सुपर एनुएशन फंड वगैरह, बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी है, इंटरेस्ट और लोन वगैरह है। तो ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही खर्चे अलाउड होंगे, लेकिन पेमेंट कब तक देखनी है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो भी जल्दी होगी वहां तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको इस साल के खर्चे में लिया जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं करा है, अगले साल या जिस साल पेमेंट करोगे उस साल के खर्चे में ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एबीसी लिमिटेड है और इन्होंने 3 लाख रुपए P&L में लिख दिया खर्चा बोनस का, और कंपनी ने 7 दिसंबर को पेमेंट करी असेसमेंट ईयर में, तो भैया लेट हो गए ये तो, क्योंकि असेसमेंट ईयर में इनकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है वो दिसंबर से पहले होती है, तो ये तो लेट हो गए। तो ये खर्चा इस साल तो अलाउ नहीं होगा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगले साल खर्चा अलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने अगले साल पेमेंट कर दिया। रादर एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। सिमिलरली इफ द पेमेंट इज मेड बाय द कंपनी ऑन 7th ऑफ मई, एक साल और आगे आपने पेमेंट करी है तो उसके भी एक साल बाद आपको मिले, मतलब जितना लेट पेमेंट करते जाओगे उतना आपको क्या देखना है? देखो सबसे पहले हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको अगर डिडक्शन लेनी है तो आपकी ये ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इससे पहले पेमेंट कर दो और भैया रिटर्न ऑफ इनकम में डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर आपने इसके बाद में पेमेंट करी तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करी उस प्रीवियस ईयर में का वो खर्चा माना जाए। तो यहां साफ साफ लिखा है if payment is made after the last date of filing of return, expenditure is allowed in the year in which payment is made। अब फिर आगे जाके हर साल की आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं देखोगे, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की ड्यू डेट केवल इस रिलेवेंट ईयर के लिए देखोगे। फिर हम देखेंगे जिस भी प्रीवियस ईयर में पेमेंट हुआ है उस प्रीवियस ईयर के लिए वो आपका खर्चा माना जाएगा। मतलब करंट प्रीवियस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बाकी आने वाले हर प्रीवियस ईयर के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करी है उसी प्रीवियस ईयर का खर्चा माना जाएगा। देखिए आपको इनकम निकालने के लिए कुछ ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी ना, तो यहां पर है सेक्शन 44AA जो हमें बताता है, और रूल नंबर 6F जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के बारे में बताता है। तो सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशंस। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कुछ हम नोटिफाइड प्रोफेशन के लिए बताते हैं कि आपको कब कब कौन सी बुक्स मेंटेन करनी। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चुरल प्रोफेशन और अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेटर और एनी अदर प्रोफेशन एज हैज बीन नोटिफाइड बाय द CBTT इन द ऑफिशियल गजट मस्ट statutorily maintain such books of account and other documents as may enable the assessing officer to compute the income in accordance with the provision of Income Tax Act। तो यहाँ क्या बोला कि आपके जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है वो कौन कौन से हैं? लीगल प्रोफेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट है, अकाउंटेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेटर है, या जो और नोटिफाइड है। नोटिफाइड कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। नोटिफाइड है कि आपके फिल्म आर्टिस्ट हो गए, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिक्स जो लिखते हैं, स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर है, डायलॉग राइटर है, ड्रेस डिजाइनर है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री इन सबसे रिलेटेड सारे के सारे आ गए। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, ये सब आ गए। तो जो हमारे ये सारे लीगल मतलब हमारे सारे लॉयर्स आ गए, मेडिकल मतलब डॉक्टर आ गए, अकाउंटेंसी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आ गए, तो लगभग सारे प्रोफेशनल आ गए। तो इन सब प्रोफेशनल के लिए प्रेस्क्राइब बुक्स क्या हैं? प्रेस्क्राइब बुक्स हैं कि आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी, जर्नल बनाना पड़ेगा, बिल वगैरह इशू करेंगे 25 रुपए से ज्यादा, तो उन सब की कॉपी
बिल की रखनी पड़ेगी, ओरिजिनल बिल रखना पड़ेगा, 50 रुपए से ज़्यादा है। अगर मेडिकल प्रोफेशनल है तो उनको एडिशनल ये डेली रजिस्टर रखना पड़ेगा कि उसके अंदर डेट, पेशेंट नेम, नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस रिसीट, ये सब कुछ। अगर मेडिसिन है तो उसका स्टॉक लेजर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो इन सब चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा और इन सब बुक्स को 6 साल तक आपको रखना पड़ेगा कम से कम। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। और बुक्स और डॉक्यूमेंट जो आप मेंटेन करेंगे वो उस जगह रखेंगे जहां पर आप प्रोफेशन करते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो इन शॉर्ट कि आपको सारी बुक्स वगैरह मेंटेन करनी है अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। लेकिन हर एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन को नहीं करनी है। यहाँ रूल में बता रखा है कि अगर आपकी रिसीट 1,50,000 रुपए से ज्यादा है इन ऑल द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले 3 सालों में आपकी ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये सारी बुक्स मेंटेन करनी है। अगर प्रोफेशनल नया है तो पिछले 3 साल आप कैसे निकालोगे जब नया प्रोफेशन है? तो यहाँ लिखा है कि अगर आपको लगता है कि इस साल, पहले साल में या किसी भी साल में, पहले साल में या किसी भी साल में आपकी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम बढ़ने वाली है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब कैसे पता चलेगा? भाई 12 महीने होते हैं। अब 1-2 महीने में अगर आपकी 40-50 हजार, 20 हजार या उससे ज्यादा हो गई तो पता चल गया ना कि 12 महीने में तो भैया 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि भैया अगर हम इस लिमिट में आ रहे हैं तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करिए। Student may note that notified professionals whose gross receipt are less than the specified limit given above are also required to maintain such books of account and other document as may enable the assessing officer to compute the total income। तो यहाँ पर ये आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनकी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट है तो उनको ये वाले सब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। प्रेस्क्राइब बुक्स जो हमने पढ़ा, कैश बुक, जनरल लेजर, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। और अगर 1.5 लाख रुपए से कम है तो भी आपको मेंटेन करनी है। ये नहीं मेंटेन करनी है बुक्स, लेकिन जो भी बुक्स मेंटेन करो ऐसे मेंटेन करो कि भैया इनकम आपकी निकाली जा सके। ये तो थी हमारी स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44AA सबसेक्शन 2, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अनदर डॉक्यूमेंट बाय पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। अभी हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करी थी, अब हम बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। तो अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और जो बिजनेस कर रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है ना, या प्रोफेशन कर रहा है अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो उनको ऐसी बुक्स ऑफ मेंटेन करनी है कि वो इनकम पता लगा सके। तो क्या है कि अगर पुराना बिजनेस है तो ऐसी सिचुएशन में जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। यहां पर इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम। और अगर सेल की बात करें या रिसीट की बात करें तो वो 25 लाख रुपए से ज्यादा हो इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर। तो किसी भी साल में, पिछले 3 सालों में किसी भी साल में अगर 2.5 लाख रुपए की इनकम या 25 लाख रुपए की रिसीट, सेल वगैरह है तो उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। नया बिजनेस है तो वही केस है कि आपको लगता है कि इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर होने वाली है या सेल 25 लाख से ऊपर होने वाली है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। ये इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में बात थी। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोफेशन जिसमें इनकम 1,20,000 और सेल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है तो हमने कुल मिलाकर इसको 3 पार्ट में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि भैया अगर वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में हमने पढ़ा कि भैया आपकी लिमिट जो है वो है 1.5 लाख रुपए। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है, नोटिफाइड प्रोफेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में
आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपके लिए जो लिमिट है वो इनकम की लिमिट 2.5 लाख है और सेल की लिमिट 25 लाख है। और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है और स्पेसिफिक नोटिफाइड आपका प्रोफेशन नहीं है तो आपके लिए इनकम की लिमिट 1,20,000 है और सेल की लिमिट 10 लाख है। नए बिजनेस में भी आपको अगर ये उम्मीद है कि ऐसा होगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। यहां पर लिखा है मिस्टर एक्स एक पर्सन है जो प्रोफेशनल है, फिल्म आर्टिस्ट है, तो ये तो नोटिफाइड प्रोफेशन में आ गए। इनकी ग्रोस रिसीट हमें बता रखी है तो इनके लिए हमारी 1,50,000 की लिमिट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्हें बता रखा है कि इस साल पिछले साल की 1,80,000 1,50,000 से ज्यादा है। अच्छा, हमें क्या ध्यान रखना है, ये वर्डिंग है कि जो स्पेसिफाइड नोटिफाइड प्रोफेशनल है सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1 में जिनकी लिमिट 1.5 लाख रुपए थी, वो तीनों साल में, पिछले तीनों साल में वो 1,50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बाकी सबके लिए जो हमारी लिमिट थी, हमने जो लिमिट पड़ी थी वो किसी भी 3 साल में से किसी भी 1 साल की लिमिट थी। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखो यहां पर जो वर्डिंग है वो क्या है, सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1 के अंदर हमारी लिमिट क्या है, यहां लिखा हुआ है कि इन ऑल ऑफ द 3 इयर्स आपकी ग्रोस रिसीट तीनों सालों में 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तीनों साल। 44 AA सबसेक्शन 2 में जब हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बात करी 2.5 लाख रुपए की और 25 लाख की, तो यहां पर लिखा हुआ था कि ये है एनी वन ऑफ द 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में किसी भी 1 साल। तो मतलब किसी भी 1 साल हो गया तो उन्हें 3 साल तक बनाना पड़ेगा। और यहां भी एनी वन ऑफ द 3 इयर्स। तो जो प्रोफेशनल है, नोटिफाइड स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, उनके लिए तीनों साल 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। बाकी सब में किसी भी 1 साल में होगा तो 3 साल तक उन्हें मेंटेन ही करना पड़ेगा। अब यहाँ 1,50 से ज्यादा, यहाँ 1,50 से ज्यादा, यहाँ 1,50 से कम है, तो पिछले तीनों सालों में 1,50 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब इन्हें एक स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने हैं, लेकिन इन्हें ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं कि असेसिंग ऑफिसर इनकी इनकम निकाल पाए। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे जी हम तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, हमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और हमारी 1.5 लाख से कम है, लेकिन वहां लिखा था कि भैया आपको ऐसी तो अकाउंटिंग करनी है कि इनकम आपकी निकाली जा सके। मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है और इनकी 3 साल की हमें इनकम दे रखी है, सेल दे रखी है ना, टर्नओवर। तो टर्नओवर की लिमिट 25 लाख है। अगर पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 25 लाख रुपए हमारी सेल हो जाती है तो उसे ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है कि असेसिंग ऑफिसर इनकम निकाल सके। यहीं अगर इनकम दे रखी होती तो उसकी लिमिट 2.5 लाख होती। यहाँ सेल दिया तो 25 लाख, तो 25 लाख से ज्यादा किसी भी 3 साल में है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करनी पड़ेगी ना। तो कौन सी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे इनकम निकाली जा सके। प्रेस्क्राइब बुक तो नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए, इनके लिए प्रेस्क्राइब बुक्स नहीं है, कोई सी भी बुक्स है, लेकिन इनकम निकालने के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। सेक्शन 44 AB ये ऑडिट के बारे में बताता है कि हमें इनकम टैक्स के हिसाब से जो ऑडिट कराना होता है तो वो कौन सी सिचुएशन में कंपलसरी ऑडिट कराना होगा। It is obligatory for the person mentioned below carrying on business or profession to get his account audited before the specified date by a chartered accountant. If the following conditions mentioned are satisfied, कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है और आपकी सेल्स या रिसीट्स, ग्रोस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिखा है, इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ और बात कही जा सकती है। मतलब नॉर्मल एक जनरल बात यह है कि अगर किसी का बिजनेस है, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है
तो उसको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर सेल 1 करोड़ है तो उससे ज्यादा का 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा सेल है तो ऑडिट कराना है। अब कुछ कंडीशन है, क्या अगर सेल या रिसीट्स 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में कराना पड़ेगा बजाय 1 करोड़, अगर सेक्शन 44AD में कवर्ड है। अभी सेक्शन 44AD हम पढ़ने वाले, तो हम ये डिस्कशन वहां कर लेंगे। अभी आपको नहीं पता सेक्शन 44AD क्या है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम 44AD पढ़ेंगे तब ये बात पढ़ लेंगे। If his total sale turnover or gross receipt in business is more than 10 crore in the previous year, if following two conditions are satisfied, तो अगर हम बात करें 1 करोड़ की बजाय ये लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है, एग्रीगेट कैश रिसीट इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल रिसीट। इसका मतलब जो कैश में पैसा लेते हैं आप, वो केवल 5% या उससे कम लेते हैं। बाकी सब कुछ आप या तो अकाउंट पे चेक से पेमेंट लेते हैं, ड्राफ्ट से लेते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू लेते हैं। और इसी तरीके से जो पेमेंट है वो भी आप केवल कोशिश करते हैं कि आप कैश में पेमेंट ना करें, और आपकी जितनी भी पूरे साल में खर्चा हुआ है उस पेमेंट में केवल 5% या उससे कम ही आपने कैश पेमेंट किया है। बाकी सारा का सारा पैसा आपने अकाउंट चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू किया। तो इससे क्या हुआ कि ये बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने कि आप ज्यादातर क्या करो, कैश में ट्रांजैक्शन मत करो, अदरवाइज देन कैश ट्रांजैक्शन करो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम 10 करोड़ तक सेल होने पर आप पर ऑडिट का कोई टेंशन बर्डन नहीं डाले। For this purpose, payment on receipt, as the case may be, check drawn on a bank or draft, which is not account pay, would be deemed to be payment or receipt as per the case may be in cash. ये कह रखा है कि अगर कोई अकाउंट पे चेक नहीं है तो हम उसे कैश ही मानेंगे, अकाउंट पे चेक होना चाहिए। इन केस ऑफ असेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, अब सेक्शन 44AE अभी हमने पढ़ना है तो ये भी हम उसी समय बात कर लेंगे। इसमें लिखा है कि उसके हिसाब से, वैसे मैं एक हल्का सा आपको आइडिया दे दूं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एक होता है कि आप पूरी कैलकुलेशन ना करके ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास कितनी व्हीकल है, एक एज्यूम्ड प्रीएम्प्टिव बेसिस पर इनकम निकाल ली जाती है। अगर आप उस इनकम से कम इनकम कहते हो कि भैया मेरी इनकम तो उससे कम है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं तो वो वाली इनकम माननी पड़ेगी। तो मोटे तौर पर क्या है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर ऑडिट कराना पड़ेगा, और सेक्शन 44AD में 2 करोड़ की लिमिट है। अगर आपका पेमेंट और रिसीट 5% है उससे कम है कैश में तो 10 करोड़ है, और 44AE का कहना नहीं मानते हो तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये बात हम देख रहे थे बिजनेस की, इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन है तो क्या सिचुएशन होगी। तो प्रोफेशन में आपकी रिसीट 50 लाख रुपए से ज्यादा है एक साल में तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इन केस ऑफ असेसी कैरिंग ऑन ए नोटिफाइड प्रोफेशन, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 44AA में नोटिफाइड प्रोफेशन होते हैं। If such resident assessee claim that the profit and gain from such profession in relevant previous year are lower than the profit computed in preemptive basis पर सेक्शन 44ADA है एक, तो वहां पर माना जाता है कि आपकी जो भी रिसीट है उसका 50% आपकी इनकम है। अगर आप कहते हैं कि आपकी इनकम उससे कम है और आपकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो आपको तब भी ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये भी वही है जैसे सेक्शन में यहाँ अभी हम बिजनेस के लिए बात कर रहे थे, तो वहां पर सेक्शन 44AD की बात हो रही थी, क्योंकि वहां पर सेक्शन 44AD में बिजनेस के लिए इनकम निकलती है और प्रोफेशन के लिए ADA में आती है, तो उसी टाइप की बात हो रही है।
आप जब ऑडिट कराएंगे तो एक ऑडिट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी बाय द स्पेसिफाइड डेट। एक इस प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसमें आपको देनी पड़ेगी, और उसके लिए फॉर्म बता रखा है कि कौन कौन से फॉर्म में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर स्टेटस आर कंसीडर, मतलब अगर आपने ऑडिट कराया है किसी और सेक्शन में किसी और एक्ट के हिसाब से, तो उसको भी हम इसी का ऑडिट मान लेंगे, टैक्स ऑडिट मान लेंगे, प्रोवाइडेड जो रिपोर्ट वगैरह है और जो फॉर्मेट है वो आप एक और अलग से, अगर फॉर्मेट ऐसा नहीं है तो एक और रिपोर्ट बनवाकर ऐसे फॉर्मेट में रिपोर्ट दे दीजिए। इन केस वेयर द अकाउंट ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो आपको स्पेसिफाइड डेट से पहले अगर आप रिपोर्ट दे देते हैं ऑडिट की, तो हम मान लेंगे कि इसी सेक्शन में ऑडिट हुआ है वो। इट विल बी सफिशिएंट इफ द पर्सन गेट्स हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सच अदर लॉ बिफोर स्पेसिफाइड डेट, और वो फर्निश कर दे रिपोर्ट प्रेस्क्राइब फॉर्म में। जो आपका मान लिया आपका एक XYZ लॉ में ऑडिट कराना बनता है और आपने उसके हिसाब से ऑडिट करा लिया, तो आप ये वो वाली ऑडिट रिपोर्ट इस प्रेस्क्राइब फॉर्म में बनवाकर अगर स्पेसिफाइड डेट से पहले सबमिट कर देंगे तो हम मानेंगे कि इसी सेक्शन में वो ऑडिट हुआ था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दो बार ऑडिट हम नहीं कराना चाहते। अब स्पेसिफाइड डेट क्या है? स्पेसिफाइड डेट का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर है उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर में जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है उससे 1 महीना पहले। तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले की डेट को स्पेसिफाइड बोला जाता है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ असेसी अदर देन द कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड इज 31 अक्टूबर। हेंस द स्पेसिफाइड डेट फॉर द टैक्स ऑडिट विल बी 30 सितंबर। 31 अक्टूबर ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, तो उससे 1 महीना पहले 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट स्पेसिफाइड डेट हो जाएगी, जब तक आपको क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इसे हम टैक्स ऑडिट के नाम से जानते हैं, हर कोई इसे टैक्स ऑडिट बोलता है कि टैक्स ऑडिट होना है। तो सेक्शन 44A कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट, मतलब टैक्स ऑडिट की बात की थी हमने अभी तक। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस की, जो हमारे स्पेशल सेक्शन है जिसमें हम शॉर्टकट मेथड से इनकम निकालते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑन प्रीएम्प्टिव बेसिस, और इसमें सेक्शन 44AD है, 44ADA और 44AE, ये 3 सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ। सेक्शन 44AD कहता है ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE। तो 44AD में सारे बिजनेस कवर्ड है अदर देन सेक्शन 44AE में, और 44AE में ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अलावा सभी बिजनेस सेक्शन 44AD में कवर हो जाएंगे। दिस इज वॉलंटरी स्कीम, तो आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है। आपका मन करे तो आप इस सेक्शन 44AD में अपनी इनकम निकालिए, मन नहीं करता तो मन निकालिए। An assessee need not follow this preemptive taxation scheme and can declare higher income in his ITR। और आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इससे ज्यादा इनकम भी दिखा सकते हैं। एलिजिबल असेसी कौन कौन है इस स्कीम में? इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म्स आ जाएंगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं आएंगी। और कौन एलिजिबल नहीं है? पर्सन डूइंग प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए सेक्शन 44AD आ जाएगा। पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, तो वो सब यहाँ नहीं आएंगे। अब हमने क्या बात करी थी? हम बात कर रहे थे 44AB में कि 1 करोड़ से ऊपर की सेल होगी तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 44AD में है तो 2 करोड़ तक की अमाउंट पर टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पर लिख दिया। प्रोविजन ऑफ 44AD शैल बी एप्लीकेबल, एक्चुअल में क्या है कि ये इसलिए क्योंकि 44AD 2 करोड़ तक की सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर 2 करोड़ से ऊपर की सेल है तो 44AD अप्लाई नहीं होगा, तो फिर आपको तो टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। प्रिज्यूम्ड इनकम क्या मानी जाएगी? तो इन्होंने कहा कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो हम आपकी 6%
जो भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है उसका 6% हम इनकम मान लेंगे कि आपकी इनकम 6% है, प्रॉफिट मार्जिन आपका 6% है, तो हम 6% मान लेंगे। विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट, तो हम क्या कह रहे हैं कि 6% की इनकम मानेंगे, जो भी आपको ड्यू डेट तक पैसा मिला है, लेकिन वो अदर देन कैश होना चाहिए। मतलब आपको अकाउंट पे ही चेक से मिला हो, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से मिला हो, ऑनलाइन ट्रांसफर आया हो बैंक अकाउंट में, तो ये सारी सिचुएशन में हम आपकी इनकम 6% मानेंगे। अगर आप कैश में लेते हैं तो हम आपकी इनकम 8% मानेंगे। तो यहां पर भी ये कहा गया कि भैया आप कैश में डील मत करिए, कैश में डील करने पर आपकी इनकम हम ज्यादा मानेंगे, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन कैश एक्टिविटी से लेते तो आपकी इनकम कम आएगी, कम टैक्स देना पड़ेगा। असेसी इससे ज्यादा इनकम चाहे तो दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इनकम कैसे निकाली जाएगी, सीधी सीधी हमने कहा 6% या 8%। अब असेसी कह सकता है अभी मैं खर्चे भी लेस करूंगा, भैया सब खर्चे लेस हो चुके, तो कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 30 से 38 हमने माना सारे खर्चे आपको मिल गए हैं, कोई और खर्चा नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस होगा, हम ये मानेंगे। फर्दर पार्टनरशिप में जो हम सैलरी और इंटरेस्ट देते हैं वो भी नहीं मिलेगा, हमने माना वो भी माइनस हो गया। पार्टनरशिप में हमने कहा था 12% तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट, वो सब कुछ हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। WDV की बात करें, अब अभी ये कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमें डेप्रिसिएशन तो अलाउ नहीं हुआ, तो WDV हम असेट की उतनी मेंटेन करेंगे। नहीं, WDV मान लेंगे कि वो लेस होती जा रही है, क्योंकि हमने 6% 8% की जो इनकम निकाली है उसमें हमने ये एज्यूम करा है कि आपको डेप्रिसिएशन मिल चुका ऑलरेडी, हम अब अलग से नहीं निकाल रहे, मिल चुका है तो WDV तो कम करते जाइए। तो WDV ऑफ असेट shall be deemed to have been calculated as if eligible assessee has claimed allowed depreciation। तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे, ये मानेंगे कि डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है और आपको टैक्स एक साथ देना पड़ेगा, और वो भी साल खत्म होने के 15 दिन पहले, 15 मार्च तक आपको सारा टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो आपको अंदाजे से देखिए कितनी इनकम मिल चुकी है, उसमें 15 मार्च तक सारा टैक्स जमा करा दीजिए, जो बाकी डिफरेंस होगा वो ITR के साथ में डिपॉजिट करा दीजिएगा। रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेक्शन 44A और 44AB, अब यहां पर मैंने कहा था कि यही बात कर लेंगे। तो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं या नहीं, टैक्स ऑडिट कराना है या नहीं, तो नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको इस सेक्शन में 6% 8% की इनकम में कोई टेंशन नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, आपका एक बिजनेस है और आप पूरे साल में मान लिया 50 लाख रुपए की सेल करते हैं और आपकी कन्फेक्शनरी शॉप है, आप पेस्ट्री बिस्किट ये सारी चीजें बेचते हैं। अब आप कहाँ अकाउंटिंग ये वो इन सब झंझटों में पड़ोगे, तो आपके लिए आसान क्या बनाया, आप बस ये बताओ भैया इतना पैसा आया, उसका 6% 8% काम खत्म। तो इतना आसान बना दिया उन लोगों के लिए। अब अगर आप कहते हो नहीं हमारी तो इनकम इससे भी कम है, तो भैया अकाउंट बनाओ, हमें प्रूव करो कि आपकी इनकम कम है। और अगर आप कहते हैं इससे ज्यादा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। However, if assessee claims his profit to be lower than the profit computed by applying this section, he has to maintain books of account। तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और अपना अकाउंट ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम बैठ रही है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे हमें पता ना 2.5 लाख 5 लाख जो उससे ज्यादा है, तो ही अब पता चला उस बेचारे की इनकम ही पूरे साल की 2 लाख बैठती है और हमें पता है कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं, तो क्यों उसको टैक्स ऑडिट कराएंगे। एक आदमी जिसकी पूरे साल में सेल 1 लाख रुपए है, उसकी इनकम ही पूरे साल में 10,000 है, तो उससे टैक्स ऑडिट थोड़ी ना कराएंगे। If any person declare profit for any year as per this section and he declare profit for any of the next 5 years not as per the provision of this section,
अब अगर किसी ने मान लिया अब इस साल सेक्शन 44AD के हिसाब से आपने अपनी इनकम दिखा दी और अगले 5 साल में आपने किसी साल कहा नहीं जी मेरी तो इनकम इससे कम है और आपने कम इनकम दिखाई, इस सेक्शन के हिसाब से नहीं दिखाई, then he shall not be eligible to claim the benefit of this section for another 5 years. आपने क्या करा, आपने मान लिया इस साल 44AD लगा दिया, उससे अगले साल 44AD लगा दिया, उससे अगले साल का नहीं जी मेरी इनकम कम है, आपने नहीं लगाया। अब उससे अगले साल आप कह रहे हो जी हम 44AD लगाएंगे, इन्होंने कहा ना जी ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हेड भी आपका टेल भी तेरा है ना, चित भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा भैया, अब अगर आप कहोगे कि भैया इस साल नहीं तो 5 साल तक फिर आप अपने नॉर्मल तरीके से निकालो, फिर 5 साल तक हम इसका बेनिफिट आपको लेने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप भैया जब मर्जी इधर से उधर से इधर चलते रहो। तो मान लिया इस ईयर में 44AD लगा दिया, ठीक है, और इस ईयर में भी 44AD लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है ना। इस ईयर में भी लगाया, इस ईयर में भी लगाया। अब इस ईयर में आपने 44AD नहीं लगाया तो भैया 5 साल तक आप भूल जाओ, फिर अब 5 साल तक आपको नहीं लगेगा। Then he shall not be eligible to claim the benefit this section for 5 years subsequent to the year in which profit has not been declared. तो इसका मतलब इस ईयर को छोड़कर अगले 5 साल तक आप ये अप्लाई नहीं कर पाओ। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 क्या कहता है। ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स एंगेज्ड हैं रिटेल ट्रेड में और जिनकी टर्नओवर 58,50,000, ऑल पेमेंट्स रिसीव्ड इन अकाउंट पे चेक। तो इस हिसाब से तो हमें पता है कि भैया 6% की इनकम होनी चाहिए इनकी। फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर his income from the said business as per the books of account is 2,90,000। अब 58,50,000 का 6% कितना होता है? 3,51,000। तो 3,51,000 रुपए इनकी इनकम बैठती है 6% के हिसाब से, लेकिन इनकी असली में इनकम तो 2,90,000 है। तो इनके पेट में दर्द हो सकती है कि भैया मैं ज्यादा क्यों टैक्स दूं। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ मिस्टर एक्स। इनका केवल एक ही इनकम का सोर्स है और वो ये है। इज मिस्टर एक्स एलिजिबल टू ऑट फॉर प्रिवेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। क्या वो सेक्शन 44AD के हिसाब से 3,51,000 की इनकम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, अलाउड है, यस एलिजिबल है, 2 करोड़ तक एलिजिबल है। तो 2 करोड़ रुपए की तो हुई नहीं इनकी टर्नओवर, तो 58,50,000 है तो बिल्कुल एलिजिबल। सेकंड में लिखा है इज सो डिटरमाइन इज इनकम फॉर रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल। लो जी 3,51,000 हमने इनकम निकाल दी। थर्ड में बोला है इन केस मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिवेंटिव टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, तो उनकी क्या ऑब्लिगेशन आएगी? तो भैया हमें ये पता है कि इनकी इनकम आ रही है 2,90,000, तो इनकी इनकम 2,90,000 आएगी, लेकिन इन्हें मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A 44AA में इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। अगर ये इनकम 2.5 लाख या उससे कम होती फिर ये दोनों चीजों से बच जाते। बेसिक एजम्पशन लिमिट 2,50,000 है, 2,50,000 तक टैक्स नहीं ले इंडिविजुअल का। तो अगर इनकी 2.5 लाख तक होती तो ना तो इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते, ना टैक्स ऑडिट कराना पड़ता। 2.5 लाख से ऊपर है तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो प्रॉपर,
और टैक्स ऑडिट भी कराओ। व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट तो दोनों ही सिचुएशन में 31 जुलाई होती है। इंडिविजुअल की असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई इनकी ड्यू डेट है ना। चाहे ये नॉर्मल केस में प्रीएम सेक्शन 44 एडी में अगर ये जाते हैं तो 31 जुलाई इनकी ड्यू डेट है। लेकिन अगर ये कहते हैं नहीं हमारी इनकम भैया कम है और हम इनकम 2,90,000 के हिसाब से देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें टैक्स ऑडिट कराने के लिए बोल रखा है कि भैया जो नॉर्मल डेट है, नॉर्मल कौन सी डेट है जो कंपनीज वगैरह टैक्स कराते हैं 31 अक्टूबर, उससे एक महीना पहले, तो उस सिचुएशन में 30 सितंबर, क्योंकि इनको टाइम भी मिलना चाहिए ना, फिर टैक्स ऑडिट कराने का सब चीजों का टाइम मिलना चाहिए। हमने पढ़ा था अकाउंट ऑडिट कराएंगे तो इनकी जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो 30 सितंबर हो जाएगी, स्पेसिफाइड डेट हमने पढ़ा था। तो ये है पूरा कि भैया ये चाहें तो आराम से 6% के हिसाब से 3,51,000 पर इनकम मानते हुए उस 3,51,000 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आप टैक्स देने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इतना, ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है ना। सेक्शन 44 ADA ये है प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशन के लिए। 44 AD था बिजनेस के लिए और ये है प्रोफेशन के लिए। ये वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो इसे फॉलो मत करिए, आप इससे ज्यादा इनकम भी बता सकते हैं। एलिजिबल एसएससी कौन होंगे इसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म जो LLP नहीं है और आप प्रोफेशन में हैं, और प्रोफेशन भी कौन सा? नोटिफाइड प्रोफेशन है सेक्शन 44 A सब सेक्शन 1 में जो नोटिफाइड प्रोफेशन था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। आप अकाउंटेंसी में हैं, आप लीगल में हैं, है ना, वो सब हमने लिस्ट पढ़ी थी। आप आर्टिस्ट हैं। टर्नओवर, आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेक्शन में आए तो 50 लाख से ज्यादा आपकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल के खर्चे बहुत कम होते हैं। तो बिजनेस में तो क्या होता है, आप सामान खरीद कर बेचोगे, बनाकर बेचोगे तो मार्जिन 10-20% से ज्यादा नहीं होता है। प्रोफेशनल का मार्जिन ज्यादा होता है, तो हम मानेंगे आपकी इनकम है 50%, जो पैसा आपको मिला उसका 50%। आप चाहें तो इससे ज्यादा इनकम दिखा सकते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस बिल्कुल वैसे ही सारे खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि आपको सारे खर्चे ऑलरेडी मिल चुके हैं, इवन डेप्रिसिएशन भी मिल चुका है, और इवन आपको पार्टनरशिप में भी अलाउ हो चुका है सारे खर्चे, ऐसा मानेंगे। WDV मानेंगे पहले की तरह कि आपकी WDV कम होती जा रही है। पेमेंट आपको 15 मार्च तक इसकी भी एक साथ करनी है। रिक्वायरमेंट बिल्कुल वही है सेक्शन 44 A और AB की, कि आपको अगर इसके हिसाब से जा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि भैया आपकी इनकम इससे कम है और आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम बैठ रही है, तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करने पड़ेगा। और 5 साल तक आप भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप किसी भी साल इस सेक्शन के हिसाब से इनकम को नहीं बताते। तो सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा। मिस्टर एक्स है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और इनकी ग्रॉस रिसीट 42 लाख है। तो हमें पता है कि 50 लाख तक की लिमिट में ये आ सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 7 लाख का। ब्रॉड फॉरवर्ड इनका बिजनेस लॉस है 4 साल पुराना 30,000 रुपए का। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट भी किया है। हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है अगर ये 44 ADA में आते हैं तो। अगर इनकेस आपने कोई चीज इसमें अभी हम टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं और अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं पढ़ा है तो आगे जाकर आ जाएगा। तो PGPP बिजनेस की इनकम निकालेंगे सेक्शन 44 ADA में।
और हो जाएगी 50% ऑफ 42 लाख, 21 लाख रुपीस आपकी इनकम हो गई। अगर आपका पुराना बिजनेस लॉस है तो वो तो सेट ऑफ कर सकते हैं, 8 साल का टाइम होता है, अभी इसमें 4 साल हुए तो आप बिल्कुल इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लेस कर देते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 30,000, 20 लाख 70,000 हमारी बिजनेस की इनकम हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 लाख हो गया, तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 27,70,000। ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। इन्होंने डोनेशन दी है 20,000, आपको अभी नहीं पता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिडक्शन के चैप्टर में आप सीख लेंगे। इन्हें डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G, डोनेट करने पे जी की डिडक्शन मिलती है, इसे हम पढ़ लेंगे। 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है ये, इसमें 50% भी होता है, 100% भी होता है, ये हम डिडक्शन के चैप्टर में आराम से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 27,50,000 रुपीज इनकी टैक्सेबल इनकम हो गई। अब स्लैब रेट के हिसाब से हम लोग टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स लगाना शुरू करिए और बताइए जल्दी से मुझे क्या आया। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 20% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 7 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में 20% लगता है, ये हम पढ़ लेंगे। अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टेंशन मत लीजिए। और बचे हुए 20,50,000 पे स्लैब रेट, तो 7 लाख का 20% हो गया 1,40,000। और स्लैब रेट के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर रखा है, अगर याद हो आपको, 10 लाख पर हमारा 1,12,500 था टैक्स, अगर आपको याद हो, और इसके ऊपर है 10,50,000, इस पर 30%। इस पर हमने कैसे निकाला, शुरू के 250 पर नील, 250 से 5 लाख पर 5% और 5 लाख से 10 लाख पे 20%। तो 2,50,000 से 5 लाख पर 12,500 आया था और 5 से 10 लाख पे 1 लाख आया। और 10,50,000 पे 30% निकालिए, क्या आया, 3,15,000। टोटल टैक्स नॉर्मल स्लैब से आ गया 427,500। तो हम यहाँ पर मैं ये लिख दूं, अगर जो मेरा टैक्स आया है लॉन्ग टर्म के विगन पे तो आया 1,40,000 और रिमेनिंग पर आया मेरा 427,500। टोटल टैक्स हो गया मेरा 5,67,500। इसके ऊपर 4% का सेस लग जाएगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना, और टैक्स आ जाएगा टोटल 5,90,200। तो टैक्स निकालना, इनकम निकालना कितना आसान हो गया, जितनी भी रिसीट है उसका केवल 50% हमने निकाला, बहुत ज्यादा इजी हो गया ये। सेक्शन 44AE ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अगर आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो आपको सेक्शन 44AE के हिसाब से इनकम निकालनी पड़ेगी। ये सभी एसएससी पर अप्लाई होता है जो बिजनेस करते हैं, अप्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ ट्रक्स एंड हु डू नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो छोटे
बिजनेसमैन है, 10 से ज्यादा व्हीकल आपके पास नहीं है। फर्दर इफ एनी पर्सन हैज टेकन गुड्स कैरेज ऑन हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट, तो हम उसको ओनर मानेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि अभी हमारे नाम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो ये मेरी गिनती में नहीं आना चाहिए, उसे गिनती में ले लेंगे, काउंटिंग में ले लेंगे। टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, बस आपके पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10 ट्रक हैं तो भी हम आपको इसी के हिसाब से लगाएंगे, और ये वॉलंटरी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही निकालना पड़ेगा। सेक्शन 44AE। इनकम कितनी निकाली जाएगी उसके लिए 2 टाइप के व्हीकल बताए हैं, हैवी एंड एनी अदर। तो हम पहले हैवी व्हीकल की बात करते हैं। तो हैवी व्हीकल है क्या? तो हैवी व्हीकल है जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। जिस ट्रक का वजन 12,000 किलो 12 टन से ज्यादा है उसे हम हैवी व्हीकल बोलेंगे। और उसकी इनकम हम क्या लेंगे? हायर ऑफ 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। अब इसका मतलब क्या है? ग्रॉस व्हीकल वेट का क्या मतलब है? टोटल वेट ऑफ व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। तो टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड मतलब आपका व्हीकल है मान लिया 13,000 किलोग्राम का, उसके ऊपर आपको सैंक्शन है कि आप 5,000 किलो वजन और डाल सकते हो, तो दोनों को ऐड कर दो तो वो वाला वजन। एंड लोड सर्टिफाइड and registered by the registering authority as permissible for that vehicle। और unladen weight मतलब the weight of vehicle or trailer including trolley होती है ना बहुत बड़ा, including all equipment ordinarily used with the vehicle or trolley trailer when working but excluding the weight of driver or attendant and where alternative parts of bodies are used। तो हम उस सिचुएशन में देखेंगे जो ज्यादा वेट है वो वाला वेट ले लेंगे। कुल मिलाकर ड्राइवर वगैरह को ना लेकर सारी चीजों को भी रखना पड़ेगा वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप कैसे निकालेंगे। तो 1,000 पर टन लेना है हमें एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब अगर आपने 5.5 महीने के लिए यूज करा व्हीकल फिर बेच दिया तो 6 महीने की इनकम निकालेंगे। पर टन का 1,000 रुपए, 1 टन में 1,000 किलो होता है। एक तरीके से 1 किलो का 1 रुपया, लेकिन हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि टन का पार्ट बढ़ते हम उसको पूरा एक वैसे कर लेंगे। 1,000 पर टन बोल रखा है यहाँ। हैवी व्हीकल जितने समय के लिए एसएससी के पास है, ओनरशिप है, या अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम द व्हीकल। अगर मान लिया आप कहें कि भैया ए पॉइंट के हिसाब से हमारी इनकम जो होती है वो 40,000 होती है लेकिन हमने उससे कमाया 30,000 है, तो 40,000 लेंगे, हायर अमाउंट लेंगे। अगर व्हीकल हैवी नहीं है, 12,000 किलो से कम वेट है उसका, तो 7,500 फॉर एवरी मंथ ऑफ पार्ट देयर ऑफ, जब तक ओनरशिप है या एक्चुअल अमाउंट जो कमाया। तो यहाँ पर टन के हिसाब से नहीं है, यहाँ 7,500 रुपए एवरी मंथ है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस पहले की तरह सेक्शन 30 से 38 सब अलाउड हो गया मान लिया, और हमने ये भी मान लिया डेप्रिसिएशन भी अलाउड हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, वहां पर हर जगह लिखा था पार्टनरशिप फर्म के केस में हम कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे और ये मानेंगे कि भैया अलाउ हो गया है, लेकिन यहाँ पर रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा अलग से। ये बात एक ध्यान से देखनी है, डिफरेंट है। बाकी ये सेम है कि WDV आपकी लेस होती जाएगी डेप्रिसिएशन से। एक और नई चीज है पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां पर 15 मार्च तक आपको देना था प्रीवियस ईयर में। एसएससी फॉलोइंग सेक्शन 44AE हैज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट एज नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी को साल में 4 बार एडवांस टैक्स देना पड़ता है, तो इनके लिए भी वही बात होगी, एक बार में इन्हें जमा नहीं कराना। सेक्शन 44AA और AB की बात करें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कहता है कि मेरी इनकम कम है तो और अजम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो इन्हें अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और इन्हें ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो ये भी हम पहले की तरह सब कुछ है, एक आध जगह फर्क है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 32
कि भैया ये कैसे निकलेगी इनकम। मिस्टर एक्स रिटायर हुए गवर्नमेंट सर्विस से 1 साल पहले मार्च में। इन्हें 20 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट मिले थे। उन्होंने क्या करा, अप्रैल में कुछ मोटर व्हीकल खरीद लिए और 23 अप्रैल को प्रीवियस ईयर में, और पहले महीने के 7 दिन यूज करें तो इसका मतलब पूरे 12 महीने हो गए। तो इन्होंने एक हैवी व्हीकल खरीदा है 15 टन का, दो खरीदे। मीडियम खरीदे तो हमारे लिए मीडियम लाइट का कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है कि भैया या तो हैवी है या अदर व्हीकल। उसकी कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने हैं टोटल मिलाकर, 10 से ज्यादा तो नहीं है, तो टोटल मिलाकर 9 है, तो ये यहीं पर आएंगे। इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस 4 जून से। ऑन एन एवरेज एवरी व्हीकल रिमेन ऑफ द रोड अबाउट ए वीक फॉर रिपेयर मेंटेनेंस। एक हफ्ते के लिए रिपेयर मेंटेनेंस रहती है इनकी लगभग हर व्हीकल की, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और इनका मोटा मोटा रिसीट आई है 370 और एक्सपेंस आए हैं 60,000, तो इनकी 3,10,000 की इनकम बैठती है। तो हमें बताना है कि इनकी इनकम कितनी होगी। तो इन्होंने तो इनकम निकाली 3,10,000, तो हमें बताना है कि इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 3,10,000 होनी चाहिए या कुछ और होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सेक्शन 44 AE क्या कहता है। हैवी व्हीकल के लिए क्या है बताइए। हैवी व्हीकल, 2 हैवी व्हीकल है इनके पास, और हैवी व्हीकल पर हमने क्या बोला था, 1,000 रुपए पर टन, तो 15 टन है, तो इस पर 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, 2 व्हीकल है, ठीक है, और कितने महीने के लिए लेंगे। इन्होंने बिजनेस 4 जून से शुरू किया, तो 4 जून से कितने महीने हो गए, और यहां पढ़ते हैं क्या, यहां पर यह लिखा है जितने समय के लिए बिजनेस किया है। प्रीवियस ईयर में जितने समय के लिए आपके पास ओनरशिप है, तो जितने समय के लिए आपके पास ओनरशिप है उतने समय की हमें इनकम निकालनी है। यहां पर भी ये लिखा है ओनरशिप है। बिजनेस आप चाहे 1 महीना करें 1 दिन करें, हम तो 12 महीने की इनकम ही निकालेंगे अगर आपके पास 12 महीने के लिए ये व्हीकल है। तो कितने समय के लिए बिजनेस किया वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 12 महीने की इनकम निकलेगी। कितना आया, 3,60,000। अदर व्हीकल्स, अदर व्हीकल कितनी हो गई, 7 व्हीकल्स, 7,500, 12 मंथ्स, कितना आया, कितना, 6,30,000। तो आप अपनी इनकम तो निकाल रहे हैं 3,10,000, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, भैया आपकी जो इनकम है वो है 9,90,000। बात सही नहीं है लेकिन है, भैया क्या करें। हमें जो खर्चे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम मानते हैं सारे खर्चे आपको लेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपकी इनकम सेक्शन 44A में आई 990, और बुक्स के हिसाब से आई 3,10,000,
पीजीबीपी की इनकम होगी विच एवर इज हायर 9,90,000। 9,90,000 रुपीज के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। है बहुत गलत बात भाई, किसी इंसान की इनकम ही नहीं है तो आप उसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं, लेकिन है। अगर आपको लगता है नहीं है तो आप क्या करिए, आप ऑडिट कराइए और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए, मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। चलिए बच्चों, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। मिस्टर एक्स हैं, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं पिछले साल मार्च में, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले 1 महीना पहले मार्च में वो रिटायर हुए हैं और उन्हें 20 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट्स से मिला है। और उस पैसे से इन्होंने 23 अप्रैल को प्रीवियस ईयर में कुछ ट्रक्स वगैरह मोटर व्हीकल्स परचेज करे हैं और सेम डे हमारे पास डिलीवरी हो गई है। अब हमें बता रखा है कि हैवी गुड्स व्हीकल है 15 टन के, 2 खरीदे हमने। कितने के खरीदे हैं इससे हमारा 44 AE में कोई लेना देना नहीं है कि उसकी कॉस्ट क्या है। मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, या तो हैवी है या अदर देन हैवी लाइट है। तो 12 टन से ऊपर, 12 टन या उससे ऊपर के हमारे हैवी हैं, तो ये सब लाइट व्हीकल्स हैं। 7 लाइट व्हीकल्स हैं, कितने के उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 4 जून प्रीवियस ईयर में। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हमारी अर्निंग होती है वो किस बेसिस पर होती है। तो यहाँ पर हैवी व्हीकल के लिए लिखा है 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब अगर 4.5 मंथ्स या 4.1 मंथ है तो हमें 5 मंथ लेना है, 8.1 मंथ है 9 मंथ लेना है। पार्ट के लिए भी पूरा यही कैलकुलेट होगा, ठीक है। और विच इज ओन्ड बाय द एसएससी, एसएससी उसका ओनर है। वो यूज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बिजनेस शुरू हुआ नहीं हुआ बाद में हुआ, कोई लेना देना नहीं है। ओनरशिप की डेट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल लेना है, ठीक है। और वो कितने समय के लिए बाहर रहते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस कोई लेना देना नहीं है हमें। ये रफ रिकॉर्ड बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें बताना है टोटल इनकम क्या होगी। तो सेक्शन 44EE क्या कहता है, हैवी व्हीकल्स हैं 2 हैं, और इन्होंने क्योंकि अप्रैल में परचेज कर लिया तो 12 मंथ्स के लिए हमारे पास ओनरशिप आ गई। और 15 टन का है और 1 टन के लिए 1,000 रुपीज। तो ये कितना हो गया, 2 × 12 × 15, 3,60,000, ठीक है। और लाइट व्हीकल्स जो हैं ये है 7, 12 मंथ्स के लिए, और इनमें 7,500 रुपीज पर मंथ की कैलकुलेशन होती है। 7 × 12 × 7,500, 6,30,000। तो टोटल इनकम इज 9,90,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक एसएससी है और उसके पास हैवी कमर्शियल व्हीकल है जिसका वेट है 15 टन्स और वो है 9 मंथ्स 15 डेज, तो 10 मंथ्स के लिए हो गया। एक हैवी व्हीकल है 1 व्हीकल फॉर 10 मंथ्स, एंड मीडियम व्हीकल है जिसका 8 टन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और एक लाइट है जिस उसका भी वेट है वो 12 मंथ्स के लिए है। तो जो मीडियम है वो कितने मंथ के लिए है, 9 मंथ्स के लिए। और एक इस पर 7,500 होता है, और एक और है वो 12 मंथ्स के लिए है, इस पर भी 7,500 होता है। और जो हैवी व्हीकल है वो 15 टन का है
और पर टन 1000 होता है, तो ये 15,000 1,50,000 हो गया, और ये 7,500 इंटू 9 67,500, और ये 7,500 इंटू 12 90,000, टोटल इज 3,07,500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। मिस्टर एक्स है, उनके पास 4 हैवी व्हीकल्स हैं, जिसका वेट है 15 टन, 4 है और 15 टन है, 1000 के हिसाब से है। साल के शुरू में है, इन्होंने 7 हैवी और खरीदे हैं 14 टन के हिसाब से, और इन्होंने 2 बेच दिए हैं 15 टन वाले, मतलब ओरिजिनल में से 2 बेच दिए हैं, तो 2 रहे हमारे पास 12 महीने, और 2 रहे हमारे पास बेचे हैं मई में, अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स। देखिए 15 टन है, 1000 पर टन है, और 2 हैं व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स 2। तो 2 व्हीकल्स तो ऐसे हैं जो पूरे साल तक रहे, और 2 व्हीकल ऐसे हैं जो अप्रैल में 31 मई को सेल आउट कर दिए, 2 व्हीकल्स। ये हो गया, तो 4 व्हीकल का हिसाब हो गया। उसने 7 व्हीकल न्यू परचेज किए हैं, और जिसका वेट है 14 टन, और ये खरीदे हैं इन्होंने कब? जून में। जून का मतलब जून भी काउंटिंग में आ जाएगा, तो अप्रैल में रह गया बस 10 मंथ्स के लिए। और इनका लॉसेस चलते हुए आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, अभी देख लेंगे। तो ये हो गया 15 इंटू 2 30,000 इंटू 12 3,60,000। 44 ई सेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और 6 ये 60,000 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 14 इंटू 1000 इंटू 10 9,80,000 प्लस 60,000 प्लस 3,60,000, ये हो गया 14 लाख। इसमें से माइनस कर देते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, क्योंकि वो लॉस तो हमारा सेट ऑफ हो ही जाएगा, बिजनेस की इनकम ही है ये। तो 13,50,000 हमारी पीजीपीपी की इनकम आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बात करेंगे। बच्चों सेक्शन 145 है, ये बताता है हमें कि हम चाहें तो हम ड्यू बेसिस पर, चाहे तो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग जो चाहे हम वो चूज कर सकते हैं। और ये ना केवल पीजीबीपी के लिए बल्कि अदर सोर्सेज के लिए भी है, दोनों के लिए हमारी मर्जी है। बाकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में हमारी मर्जी, इच्छा नहीं है कि हम कैश बेसिस पे लें या ड्यू बेसिस पर, लेकिन इन दोनों हेड में हमारे पास ऑप्शन है। दोनों का कॉमन है 145। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद ईदर द कैश और मर्केंटाइल सिस्टम, जो भी एसएससी अपनाता है। However, any system of accounting once adopted has to be followed consistently, but it can be changed with the permission of assessing officer. तो असेसिंग ऑफिसर से बात करके हम मेथड चेंज कर सकते हैं, अगर वो अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल नंबर 33 है, इसमें एक कुछ जनरल नॉर्मल से हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें बताना है एक्सपेंसेस अलाउड है या नहीं है। State with reasons whether the following expenses are admissible as a deduction while computing income from business and profession. 20,000 रुपये का खर्चा किया है हमने साइन बोर्ड पर ऑफिस प्रेमाइसेस के बाहर एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस बिजनेस में अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अलाउड है। स्टॉक, आग लग गई, 12,000 रुपये का माल खराब हो गया, तो लॉस बिजनेस का है या नहीं है? बिल्कुल है, अलाउड है। हमने एक केस चल रहा था ट्रेडमार्क से रिलेटेड, उस पर हमने 10,000 रुपये खर्चे करे,
बिजनेस का खर्चा बिल्कुल अलाउड है। इंटरेस्ट हमने 15,000 दिया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कनेक्शन विद ओवरड्राफ्ट ओपन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए ओवरड्राफ्ट जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसका यूज कभी भी कहीं पे भी कैसे भी हो सकता है, तो बिजनेस का एक्सपेंस है अलाउड है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज का हमने खर्च किया फैमिली प्लानिंग के लिए कंपनी ने। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंस करती है और कैपिटल नेचर है तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो 20,000 पर ईयर 5 ईयर्स तक मिलेगी डिडक्शन। 20,000 हमने कनेक्शन है स्टैट्यूटरी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, तो बिजनेस का खर्चा है बिल्कुल अलाउड है। 3,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन है न्यू टेलीफोन कनेक्शन खर्चा है अलाउड है बिल्कुल। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टर के 20,000 टूर है यूएसए में एक नई मशीन को खरीदने से रिलेटेड है, तो खर्चा बिल्कुल अलाउड है। अब आप चाहें तो इसे पीएनएल में डाल दें रेवेन्यू मानते हुए, और चाहें तो आप इसको असेट की कॉस्ट में प्लस भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हैं। कंपनसेशन दिया विडो को चिल्ड्रन को डिसीज एम्प्लॉय के लेबर कोड ने कहा है, तो बिल्कुल अलाउड है। नॉर्मल बिजनेस का खर्चा तो है ही। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 34 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद में हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करने वाले हैं।